जुलाई में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की बहाली का जो नोटिफिकेशन है, जो अधिसूचना है, वह जारी होने वाली है। तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कि ऐसी 5 मुख्य गलतियाँ जो आमतौर पर अभ्यर्थी करते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं या फिर छठे चरण के दौरान भी हमने देखा कि इस तरह की गलतियां जो है अभ्यर्थियों द्वारा हुई, जिनकी वजह से अप्लाई करने में या फिर नियुक्ति होने तक, नियोजन होने तक, स्कूल में योगदान करने तक उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या फिर उनका जो नियोजन है वह कई बार रद्द भी हुआ है। तो इसलिए आप इस वीडियो में जो मेरे द्वारा पॉइंट्स बताए गए हैं, अभी केवल 5 पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो इसलिए सारे ये जो 5 जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इन पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी मन में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब अप्लाई आपका होगा 7वें चरण की बहाली में, चाहे ऑनलाइन मोड में हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो, तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए अलग से वीडियो मैं बाद में क्रिएट आपके लिए एक बार करने वाली हूँ दोबारा से। लेकिन जो सबसे मुख्य आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वह होगा टीईटी सर्टिफिकेट। जी हाँ, पहला प्रश्न और पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो गलती हम कह सकते हैं या फिर जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं वह यही है कि यदि आपने एसटीईटी पास किया है, बिहार टीईटी या फिर सीटीईटी परीक्षा पास की है, तो सबसे मुख्य जो डॉक्यूमेंट आपका बहाली की प्रक्रिया के दौरान होने वाला है, क्योंकि योगदान के समय भी, नियुक्ति के समय भी, काउंसलिंग के समय भी आपको सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट जमा कर लिया जाता है नियोजन इकाइयों द्वारा, वह होता है टीईटी सर्टिफिकेट। तो इसलिए टीईटी सर्टिफिकेट का आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि बिहार टीईटी 2017 का सर्टिफिकेट तो हमारे पास बहुत सालों से रखा हुआ है, सीटेट का भी रखा है, लेकिन अभी भी कुछ जो अभ्यर्थी हैं कमेंट सेक्शन में एसटीईटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं। तो उनको मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक अपना एसटीईटी सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं किया है, चाहे आप मेरिट में है, नॉट इन मेरिट में है, डजंट मैटर, लेकिन आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर कलेक्ट कर लें। और ये भी आपको बता दें कि आपका जो ज़िला है उसके डीईओ ऑफिस, यानी कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है, वहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है। तो पहली गलती तो आप लोग ये ना करें कि सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपका बहाली प्रक्रिया में। जब आप नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग आपकी होगी मेधा सूची बनने के बाद, तो टीईटी सर्टिफिकेट ही वहाँ पर रख लिया जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर दिए जाते हैं, जैसे कि हमने 6 फेज के दौरान देखा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है अभ्यर्थियों की, जैसे कि छठे चरण की कई सारे मेधा सूची में हमने देखा था, जो औपबंधिक मेधा सूची बनाई जाती है, वह होती है आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो गलतियां हैं उसके लिए। यानी कि आपत्ति वगैरह बहुत सारी आपको इसमें मिलेंगी। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, 10 से अगर हम स्टार्ट करें, 12th, बीएड, डीएलएड, टीईटी, आधार कार्ड, कोई भी यदि आपका डॉक्यूमेंट किसी में अगर कोई सुधार करवाना है तो आप अभी से ही उसको अंडर प्रोसेस डाल दें। ऐसा ना हो कि 10th क्लास में आपके सर्टिफिकेट पे अलग नाम है, फिर 12th में अलग स्पेलिंग है। हालांकि इस चीज़ को पहले हमने क्लियर किया था कि यदि कोई माइनर मिस्टेक है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटर यही होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई मेजर मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत है या फिर कोई गलत सरनेम, कोई गलत टाइटल आपका लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप जल्द से जल्द सुधार करवा लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनती है आपकी जब बहाली प्रक्रिया में, जब काउंसलिंग होती है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, सत्यापन होता है, तो उस दौरान आपको दिक्कत आ सकती है, नियोजन आपका रद्द भी हो सकता है। तो इसलिए ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें कि सर्टिफिकेट आपका 10th क्लास में देखिए जो होता है, उसी के आधार पर आप आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि 10th में आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मेंशन होती है, इसलिए वही आपका पहला ऑथेंटिक प्रमाण पत्र कहलाता है। तो उसी के आधार पर आगे आपके जो भी दस्तावेज है, अगर कोई गलती है उसमें, तो आप ज़रूर ही सुधार करवा लें। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये गलती जो अक्सर आप लोग करते हैं, 6 फेज में भी हमने देखा था और आगे भी आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड एड्रेस के बारे में। देखिए, आधार कार्ड सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उसके बाद आपका सबसे मेन जो आईडी प्रूफ समझा जाता है आज के टाइम में, वो है आधार कार्ड। इसलिए जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी या फिर जब आप अप्लाई करने भी जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो आपको आधार नंबर, आधार कार्ड वहाँ पर ज़रूर ही शो करना होता है। तो इसलिए आप
ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपके आधार कार्ड में पुरानी फ़ोटो है, आपके सिग्नेचर भी चेंज है, फिर भी आपने जो है उसको अपडेट नहीं कराया है। तो पहला काम तो आप लोग ये ज़रूर कर लें कि आधार कार्ड में अपडेट करा लें अपनी जो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है तो हमें बायोमेट्रिक वगैरह अपने अपडेट भी कराने होते हैं। और दूसरा जो आधार कार्ड में अपडेट आपको करवा लेना है वह है आपका एड्रेस। यानी कि बिहार में देखिए, यदि आप नहीं भी रहते हैं, किसी अन्य राज्य में रहते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अन्य काम कर रहे हैं और अब आप बिहार शिक्षक बहाली में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बिहार का एड्रेस जो है अपडेट करा लेना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे बंगाल में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, तो वहीं से हम अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं उसी एड्रेस पे। तो इसलिए आपको अब परमानेंट जो है अपना एड्रेस, यदि आपका बिहार का है तो वो आपको अपडेट ज़रूर करा लेना है, क्योंकि इससे आपको समस्या आ सकती है। डोमिसाइल नीति अगर लागू होगी पूरी तरह से तो इसमें आपको समस्या ना आए। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें कि आधार कार्ड में जो है आपकी अपडेशन नहीं है, इसको भी आप लोग टाइमली पूरा करवा लें। चौथी जो मेन गलती आप लोग करते हैं वह होती है रेजिडेंशियल प्रूफ, यानी कि जो निवासी का सर्टिफिकेट हम लोग बनवाते हैं उसकी देखिए वैलिडिटी हमने देखा था छठे चरण में कई अभ्यर्थियों ने जो है ब्लॉक से सर्टिफिकेट बनवाया हुआ था, निवासी वाला प्रमाण पत्र। तो काउंसलिंग के दौरान उनको ऑन द स्पॉट ये कह दिया गया कि आप लोग जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर अपना जो निवासी प्रमाण पत्र है उसको दोबारा से ठीक करवा कर लाएँ, यानी कि नया बनवा कर लाएँ। तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपना जो निवासी प्रमाण पत्र है वह एसडीओ से बनवा लें, ताकि उसकी जो वैलिडिटी है, जो उसकी वैधता होगी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और वो 6 महीने या फिर 1 साल में एक्सपायर नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि निवासी वाला जो प्रमाण पत्र है उसको भी बिल्कुल अप टू डेट करके रखें, एसडीओ से बनवा लें, ताकि आपको आगे कोई भी समस्या निवासी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करते टाइम ना आए। अब आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपको जो अप्लाई करना है 7वें चरण की बहाली में वह बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती, अब इस पर बात करते हैं। 7वें चरण की बहाली में देखिए, यदि आप पहले से ही मान लीजिए शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं 1 to 5 के, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपके ये प्रश्न आते हैं। देखिए, आपका मान लीजिए छठे चरण में या फिर पहले भी आपका चयन हो रखा है बिहार में और आप चाहते हैं कि अब मेरा चयन जो है मेरे ही ज़िले में हो जाए। आप 1 to 5 में पंचायत शिक्षक का कार्य कर रहे हैं और आप अपने ही ज़िले में अगर फिर से 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए, आपकी जो पहले की जो सेवा आपने दी है वह समाप्त हो जाएगी। एक बार नई तरह से आपकी जो बहाली होगी, यानी कि जो पिछला आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो अब आपका जोड़ा नहीं जाएगा, आपकी जो बहाली है वह नई बहाली कहलाएगी। तो इसलिए ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें कि 1 to 5 में यदि आप कार्यरत हैं तो फिर से आप 1 to 5 में ही अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका बीएड है या फिर आप डीएलएड कर लिया है, आपने 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं, टीईटी का पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप बेशक ही 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रमोशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोन्नति के लिए। लेकिन सेम लेवल पे आप लोगों को अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो सेवा का लाभ है, निरंतरता का जो लाभ होता है वह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो 5वीं बड़ी गलती आपकी यही होगी कि आपको अप्लाई करते वक्त केवल अपने ज़िला या फिर अपनी जो घर के पास स्कूल है या जगह है वो नहीं देखना है, आपको अपना जो ग्रेड है वह भी देखना है कि किस हिसाब से मुझे अप्लाई करने से सेवा में फ़ायदा होगा। तो ये 5 ऐसी पॉइंट्स से ऐसी गलतियां थी जो अक्सर आप लोग करते हैं, 6 फेज में हमने देखा था, तो उसी अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ। आगे 7वें चरण की बहाली में ऐसी कोई गलती आप लोग ना करें, इसके लिए ये वीडियो जो है आप सेव करके रखें, अपने साथियों को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इसका लाभ जो है अन्य अभ्यर्थी भी उठा सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी, समझ में आए होंगे सारी पॉइंट्स। अगर कोई दिक्कत है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को, आपकी क्वेरी को शामिल करने की हम पूरी कोशिश